और लो बैक पेन हमेशा कुछ ना कुछ मुझे ही नया सिखाता है। मैं जब प्रेजेंट करने आता हूँ, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, तो आई डेफिनेटली लर्न समथिंग न्यू आउट ऑफ इट। तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए भी कुछ नया लेकर के आया हूँ, कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से। एंड वी विल स्टार्ट विद द सेशन। इनिशियली सबसे पहले तो लो बैक पेन जो है उसका, जो आज का हमारा सीएमई है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है मैं आपको एक बार बता दूं। आई जस्ट वांटेड कि सभी लोग जो है उनको जो पैथोफिजियोलॉजी है वो क्लियर हो जाए पेन की, कि लो बैक पेन में क्या पैथोफिजियोलॉजी होती है। देन इसके बाद जो कॉमन कॉजेज हैं पेन के या रेडिकुलोपैथी के, वो क्लियर हो जाए लोगों को। एंड अपार्ट ऑफ दैट जो वेरियस अप्रोचेस हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। कुछ आउटकम इसका क्या होना चाहिए आज के, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो एक पैथोलॉजी को लेकर के उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट पैथोलॉजी ऑफ लो बैक पेन ऑफ वेरियस कंडीशंस। एंड इसके अलावा जो है यहाँ पे जो वेरियस कंडीशंस है उनके बीच में वो कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे वो भी वो देख सकते हैं यहाँ पे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फैक्ट्स अबाउट द लो बैक पेन। क्या लो बैक पेन की यदि हम बात कर रहे हैं तो क्या ये सिर्फ एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है जो लंबर स्पाइन पे क्रिएट हो रहा है? नहीं, एग्जैक्टली ऐसा नहीं हो सकता। देयर आर वेरियस थिंग्स जो इसमें साथ में जुड़ी होती हैं, उनके बारे में हम आगे देखते जाएंगे। यदि हम लो बैक पेन के बारे में बात करें तो क्या ये लंबोसेक्टल एरिया को भी कवर करता है? डेफिनेटली ये कवर करता है। लो बैक पेन कभी भी सिर्फ लंबर स्पाइन से रिलेट नहीं होता है, ये आपका थोरेसिक स्पाइन से लेकर के सर्वाइकल स्पाइन से लेकर के आपके हिप जॉइंट से लेकर के नी जॉइंट से लेकर के सबसे इंटर रिलेटेड है, क्योंकि हमारा बॉडी का वेट जो है इसी के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। दैट्स व्हाई आई कॉल इट इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉर लो बैक पेन। हम कभी भी लो बैक पेन को यदि हम सिर्फ एक एरिया लेकर के ट्रीट करेंगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। देन इसके बाद यदि हम बात करें कि अदर जॉइंट्स का, जैसा मैंने बताया, क्या ये सिर्फ एक मस्कुलर प्रॉब्लम है? बिकॉज पीपल से इट्स जस्ट अ मस्कुलर प्रॉब्लम, यू जस्ट गेट अ स्ट्रेच एंड आपको उससे रिलीफ मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। स्ट्रेचिंग इज डेफिनेटली वन गुड टूल फॉर लो बैक पेन, लेकिन जब तक आप उसको पूरी तरीके से समझते नहीं हैं, आप उसको जब तक पूरी तरीके से असेस नहीं करते हैं, तब तक ये बहुत डिफिकल्ट होता है ट्रीट करने के लिए। यदि इसके अलावा हम और बात करें, जैसे मैंने पहले बताया कि हिप जॉइंट जो है उसकी पैथोलॉजी हो सकती है। अपार्ट ऑफ दिस यहाँ पे आपका जो नी जॉइंट है, तो ये सारी चीजें मैं अपने सेशन में आगे डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे ये इंटर रिलेटेड है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, कई बार हमारे पास पेशेंट आता है, वो बोलता है कि मुझे नेक पेन स्टार्ट हुआ था, इनिशियली आई वाज हैविंग नेक पेन, राइट नाउ आई एम फेसिंग बैक पेन आल्सो। जस्ट बिकॉज, क्योंकि क्या होता है, हमारे जो फेशिया है, हमारी जो मसल्स हैं, ये इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये एक के बाद एक इफेक्ट डालती जाती है और हमको बैक पेन जैसी कंडीशन हो सकती है नेक पेन के बाद में। और इवन ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी, दैट आल्सो कैन लीड टू बैक पेन। क्यों? क्योंकि हमारा बायोमैकेनिक्स चेंज हो रहा है, हमारा जो गेट है, गेट पैटर्न चेंज हो रहा है, उसकी वजह से बैक पे एक्सर्शनल फोर्स बढ़ रहा है, तो दैट में लीड टू बैक पेन। तो ये सारी चीजें किस तरीके से होती हैं हम उनको आगे डिस्कस करेंगे। कुछ इंडिया में फैक्ट्स जो हैं उनके बारे में यदि बात करें, यदि फ्रीक्वेंसी हम देखें लो बैक पेन की, तो मेल और फीमेल में मेल्स आर मोर प्रोन एज कंपेयर टू फीमेल्स। तो ये एक चीज हमको देखने को मिलती है। दूसरा, एक सरप्राइजिंगली मुझे एक चीज और देखने को मिली, ये एक रिसर्च है जिसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे देख सकते हैं कि वेजिटेरियंस में लो बैक पेन कम होता है एज कंपेयर टू नॉन वेजिटेरियंस। ये फैक्ट कैसे है ये बहुत क्लियर नहीं है मुझे, बट दो इट इज बीन प्रूवन इन रिसर्च। इसके अलावा मैरिड और जो आपके अनमैरिड लोग हैं उनके बीच में भी हमने देखा है, तो अनमैरिड पीपल्स आर हैविंग मोर बैक पेन एज कंपेयर टू मैरिड पीपल्स। दैट कुड बी बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल, या हमारा जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी होता है वो ज्यादा होता है। when you are single, you are walking freely, आप कुछ भी एक्टिविटी करने के लिए उस समय पे आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस नहीं होते हैं चीजों के लिए, जब आप यंग होते हैं तो दैट्स व्हाई यू मे एक्सपीरियंस बैक पेन मोर एज कंपेयर टू ग्रोन अप पीपल्स लाइक। ठीक है। देन इसके बाद यदि एक और हमने इसमें देखा कि ये चूंकि ये स्टडी जो है ये नॉर्थ बेस्ड स्टडी है, तो इसमें यहाँ पे हमको देखने को मिला था कि नॉर्थ में जो है कंपैरिजन बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू आपका साउथ ईस्ट जोन जो है, यहाँ पे सबसे कम बैक पेन मिला, और वेस्ट जोन के कंपैरिजन में। सेम वे में यदि हम सोशियो इकोनॉमिकल ग्रुप की बात करें, तो सोशियो इकोनॉमिकल ग्रुप में जो हमारा मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, उसमें सबसे ज्यादा बैक पेन देखने को मिलता है। अगेन दिस इज बेस्ड ऑन सम रिसर्च स्टडीज। अब हम आ जाते हैं बैक टू बेसिक्स, जो हमेशा मैं अपने सेशन में जिस पर सबसे ज्यादा एम्फसाइज करता हूँ
रीजन बीइंग कि जब हम पेन को असेस कर रहे हैं या पेन की बात कर रहे हैं लो बैक पेन की, तो हमको सबसे जरूरी है वहाँ की जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको समझना। तो जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट इट कि क्या क्या चीजें हैं। 3 चीजें हैं मेनली जो बैक पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जिसमें स्ट्रक्चरल है, दूसरा सॉफ्ट टिश्यू, एंड द थर्ड वन इज जो हमारा वहाँ पे आपके रिफर्ड पेन आ रहे हैं। ये तीनों को यदि हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं, अलग अलग कैटेगरी में हम डिवाइड कर पाते हैं, देन वी विल बी able to understand condition more appropriately. स्ट्रक्चर्स में कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं? वर्टिब्रल कॉलम इटसेल्फ, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, फैसेट जॉइंट, लंबोसेक्टल जॉइंट, देन सैक्रोइलियक जॉइंट, और हमारा जो कर्वेचर है, नॉर्मल कर्वेचर है स्पाइन का, ये। इसके अलावा लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी जो है वो एक फैक्टर हो सकता है लो बैक पेन के लिए। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं इनको हम साथ में लेकर के चलेंगे। देन इसके बाद सॉफ्ट टिश्यू की यदि हम बात करें तो सॉफ्ट टिश्यू में मसल्स हैं। मसल्स में आइदर इट कुड बी वीक और टाइट, या दोनों की वजह से जो मस्कुलर इम्बैलेंस जनरेट हो रहा है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। अपार्ट ऑफ दिस, लिगामेंट की यदि हम बात करें तो लिगामेंट में लैक्सिटी हो सकती है, दैट मींस जॉइंट अनस्टेबल होगा, या फिर कोई एक्यूट इंजरी की वजह से वहां पे ट्रॉमा जनरेट हुआ है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क अगेन सॉफ्ट टिश्यू का पार्ट है, जिसमें प्रोलैप्स देखने को हमें मिल सकता है, डिजनरेशन देखने को मिल सकता है, या फिर इवन डिस्काइटिस देखने को मिल सकता है। डिस्काइटिस है समथिंग जो इन्फेक्टिव कंडीशन है, जहां पे हमारा डिस्क इन्फेक्शन की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। एंड द नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस, जो सॉफ्ट टिश्यू की हम बात करें तो उसमें फेशिया है। फेशिया को यदि हम निग्लेक्ट करते हैं, दैट विल बी अ ड्रास्टिक चेंज। लाइक अब हम रिफर्ड पेन की यदि हम बात करें तो रिफर्ड पेन में पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस जो हैं वो एक हो सकती हैं, यूरोलॉजिकल कंडीशंस हो सकती हैं, एब्डोमिनल कंडीशंस हो सकती हैं, चेस्ट बाउंड इन्फेक्शन हो सकते हैं। यस, चेस्ट बाउंड इन्फेक्शन कैन क्रिएट लो बैक पेन, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारा जो कोर है पूरा का पूरा वो डायफ्राम से कंट्रोल होता है। हमारे डायफ्राम मसल्स जो हैं उसकी यदि हम बात करें तो वो हमारे लंग के मूवमेंट्स को पूरा का पूरा सपोर्ट कर रहा है, चेस्ट मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा है। और यदि कोई चेस्ट बाउंड इन्फेक्शन है तो दैट मे लीड टू लो बैक पेन, क्योंकि वो कनेक्टेड है साथ ही साथ में हमारे जो पूरी की पूरी कोर मसल्स हैं उसके साथ में, और साथ ही साथ में बैक साइड में हमारे स्पाइन के साथ में। ये कैसे होगा वो हम आगे समझते जाएंगे। अपार्ट ऑफ दिस, यदि हम मिसलेनियस कंडीशन की बात करें तो इट हैज बीन सीन कि स्मोकर्स जो है उनमें लो बैक पेन देखने को मिलता है। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है जहाँ पे लो बैक पेन देखने को मिलता है। एल्कोहलिज्म है, एंड इसके बाद मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं। ये सारी चीजें जो हैं ये लो बैक पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं। अच्छा, कुछ कॉमन कंडीशंस जो हम हमेशा डायग्नोस करते आ रहे हैं, जो देखते आ रहे हैं, उनकी यदि हम बात करें तो उसमें हमारा जो लंबर स्पॉन्डिलोसिस है वो एक फैक्टर होता है। लंबर स्पॉन्डिलोसिस की यदि हम बात करें तो लंबर स्पॉन्डिलाइटिस या स्पॉन्डिलोसिस, देन हमारा जो लंबर इंटरवर्टिबल डिस्क है ये एक फैक्टर हो सकता है। देन इसके बाद एक एलएस स्ट्रेन हो सकता है, लंबैगो हो सकता है, अल्टर्ड स्ट्रक्चर एनोमली हो सकती है, मसल पुल हो सकता है, लिगामेंट स्ट्रेन हो सकते हैं, लिस्थेसिस हो सकता है, स्पाइनल स्टेनोसिस हो सकता है, सियाटिका हो सकता है। दीज आर फ्यू थिंग्स जो हमको देखने को मिलेंगी यहाँ पे। लेकिन जो चीजें हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते या कभी मिस हो जाती हैं, उनकी यदि हम बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिनको हमें ध्यान देना चाहिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज, जो मेरे हिसाब से यदि हम लो बैक पेन ट्रीट कर रहे हैं तो उसमें डेफिनेटली देयर विल बी सम एसआई जॉइंट डिसफंक्शन। 60% केसेस में लो बैक पेन के मैंने असेस किया है, मुझे ये मिला है कि वहाँ पे एसआई जॉइंट डिसफंक्शन देखने को हमें मिला है। देन नेक्स्ट वन इज फैसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी। फैसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी जो है ये भी एक एस्पेक्ट है जहाँ पे आज जिसको बहुत ज्यादा पहले हम ध्यान नहीं देते थे। ये दो कंडीशन ऐसी है, व्हेनेवर यू गो टू अ ऑर्थोपेडिक सर्जन, आप उनसे जब बात करेंगे एसआई जॉइंट डिसफंक्शन के बारे में या फैसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी के बारे में, कई बार आपको ऐसा आंसर मिलेगा कि नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है, या एसआई जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है तो देयर मस्ट बी एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। दिस काइंड ऑफ डायग्नोसिस वर मेड प्रीवियसली। अब लोग अवेयर हो गए हैं। पहले एसआई जॉइंट के बारे में मैं आपको एक फैक्ट बताऊं तो एसआई जॉइंट की मूवमेंट को कंसीडर ही नहीं किया जाता था कि देयर इज नो मूवमेंट इन एसआई जॉइंट, जहां पे फिजियोलॉजिकल मूवमेंट नहीं है। बट यस, देयर इज फिजियोलॉजिकल मूवमेंट, और उसकी वजह से ही बहुत सारा बैक पेन जो है वो उस कैटेगरी में फॉल करता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो पैरिफॉर्मिस सिंड्रोम, देन इसके बाद लोअर क्रॉस सिंड्रोम। दिस इज अगेन वन, आज की डेट में यदि हम अपनी बात करें या स्टूडेंट्स की बात करें तो दे आर स्पेंडिंग मैक्सिमम टाइम ऑन चेयर एंड टेबल, बैठ करके ही काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोअर क्रॉस सिंड्रोम
की प्रॉब्लम हो सकती है, ये सब चीजें आगे डिस्कस करेंगे। देन thoracolumbar fascia टाइटनेस, तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिन पे मैं फोकस करने जा रहा हूँ आज की डेट में। देन हम कैसे डिफरेंशिएट करें, क्या कैसे पता चलेगा हमें कि ये पेन कहाँ से आया है, किस वजह से हो रहा है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है हिस्ट्री ऑफ पेन, पैटर्न ऑफ पेन, फिर हम पार्ट जहाँ पे हम बायोमैकेनिक्स की बात करते हैं कि यदि कोई अल्टरेशन हो रहा है बायोमैकेनिक्स में, कोई चेंजेस आ रहे हैं, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देन इसके बाद एग्रीवेटिंग एनुअल हेल्थ है, ऑक्यूपेशन है, लाइफ स्टाइल है एंड ऑनसेट ऑफ पेन है। ये सारे पॉइंट्स जो हैं इनको ध्यान में रख करके हमें डायग्नोसिस पे जाना चाहिए। व्हाट शुड बी द अप्रोच, हम किस अप्रोच से जाएं। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रेड फ्लैग्स को आइडेंटिफाई कीजिए। रेड फ्लैग्स यदि हैं तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विद योर ट्रीटमेंट प्लान। इनको आइडेंटिफाई करने के बाद आपको कंफर्म करना है पेन कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। जी यार, डायरेक्टली लो बैक से है, मैकेनिकल है, मैकेनिकल इन द सेंस कि नेक से नेक में मसल टाइट हो रही है, उसकी वजह से एक्स्ट्रा लोड पड़ रहा है, थोरेसिक स्पाइन की मोबिलिटी कम हो रही है, उसकी वजह से लंबर स्पाइन पे लोड पड़ रहा है। ये सारी चीजें हम आगे अभी समझेंगे कैसे होता है। या फिर नॉन इन्फ्लेमेटरी पेन है। ये कुछ स्टेप्स हैं जिसको लेकर के हमें अप्रोच करना चाहिए पेशेंट को। देन इसके बाद यदि हम बात करें कि जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके पैटर्न कैसे होते हैं। यदि वर्टिब्रल कॉलम बोन इटसेल्फ से पेन जनरेट हो रहा है तो वो पेन हमें कैसा फील होगा, दैट विल बी अ डीप पेन which may radiate, that will be a deep pain which may radiate. Then the next one is facet joint. Facet joint का पेन हमेशा डल एंड डिफ्यूज होता है। एक लोकलाइज्ड पॉइंट होगा, डिफ्यूज पेन होगा और डल एक ही पेन होगा। लिगामेंट्स, लिगामेंट की यदि हम बात करें तो लोकल डीप पेन होगा। मसल्स, मसल्स की यदि हम बात करें तो दिस विल बी अ सुपरफिशियल वन, लोकलाइज्ड डल पेन एंड स्पाज्म, साथ में स्पाज्म वहां पे हमको देखने को मिलेगा। डिस्क का यदि प्रॉब्लम है तो सियाटिका जैसे सिम्टम्स हमको देखने को मिल सकते हैं। स्पाइनल ड्यूरा है तो डीप एंटीरियर पेन हमको देखने को मिल सकता है। नर्व रूट कंप्रेशन है तो जहां पे भी उसका डर्मेटोमल डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पे हमको पेन देखने को मिल सकता है। एंड इफ इट इज रिलेटेड टू ब्लड वेसल्स तो हमेशा पेन एक्सक्रूएटिंग पेन होगा, डीप पेन होगा। पेशेंट आपको डेफिनेट पॉइंट नहीं बताएगा, वो बोलेगा एक्सक्रूएटिंग पेन है, अंदर से निचोड़ रहा है, ऐसा पेन लगता है। तो ये कुछ पैटर्न है जिसको हम समझ सकते हैं जिसके हिसाब से कि पेन कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। देन यदि हम डायग्नोसिस पे आते हैं तो डायग्नोसिस को मैं अभी छोड़ता हूँ, मैं डायरेक्टली कंडीशंस पे जंप कर रहा हूँ जहाँ से हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस हमको देखने को मिलती हैं। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद फैसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी। फैसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी हमेशा से एक बहुत बड़ा टॉपिक रहा है जिसको हम निग्लेक्ट करते रहे हैं, बट नाउ इट्स टाइम कि हम इस पर फोकस करें और हम अपने ट्रीटमेंट प्लान को अकॉर्डिंगली हम मॉडिफाई करते जाएं। तो फैसेट जॉइंट ऑर्थोपैथी में हम क्या क्या चीजें देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करने वाले हैं जो हमारा डिस्फंक्शंस है उनके बारे में। डिस्फंक्शंस को देखने के बाद हम यहाँ पे जो बायोमैकेनिक्स है, बायोमैकेनिक्स और पैथोमैकेनिक्स, इसको समझेंगे। देन हम पैल्पेट करेंगे बोन को, लिगामेंट को एंड मसल्स को। देन इसके बाद पैटर्न ऑफ पेन क्या है एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेन क्या है, ये दो फैक्टर्स पे हम फोकस करने वाले हैं। नाउ फैसेट जॉइंट की यदि हम बात करें तो फैसेट जॉइंट हमको पता है कि हमारा जो वर्टिब्रल बॉडीज हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। दो तरीके के जॉइंट होते हैं, इंटरवर्टिब्रल जॉइंट होता है। इंटरवर्टिब्रल जॉइंट जो है वो आपका दो वर्टिब्रा के बीच में जो कनेक्शन बन रहा है उसमें डिस्क भी इंक्लूड हो रही है। द अदर वन इज जाइगोफाइशियल जॉइंट जिसको हम फैसेट जॉइंट के नाम से भी जानते हैं। फैसेट जॉइंट मतलब जहां पे आपका आर्टिकुलेटिंग सरफेस जो है, फेसेट आर्टिकुलेटिंग सरफेस जो है वो होता है। अभी फेसेट आर्टिकुलेटिंग सरफेस की हम बात करें तो फेसेट आर्टिकुलेटिंग सरफेस जो है दो होते हैं एक वर्टिब्रल बॉडी में, वन इज सुपीरियर वन, द अदर वन इज इंफीरियर वन। एज यू कैन सी हियर, ये जो पार्ट हमें ऊपर दिखाई दे रहा है दिस इज द सुपीरियर पार्ट। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये सुपीरियर पार्ट है आपका आर्टिकुलेटिंग प्रोसेस का। और इसी तरीके से जो नीचे वाला पोर्शन है वहां पे हमको इंफीरियर आर्टिकुलेटिंग प्रोसेस दिखाई दे रहे हैं। लंबर स्पाइन में जो आपका फेसेट जॉइंट होता है उसका ओरिएंटेशन अलग होता है सर्वाइकल स्पाइन से। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते जाते हैं ओरिएंटेशन जो है वो ऑब्लिटरेट होता जाता है वहां पे। वो मैं आगे आपको भी दिखाता हूँ उसके बारे में। उससे पहले मैं आपको पूरे स्पाइन के मूवमेंट के बारे में बताता हूँ। यदि हम पूरे स्पाइन के मूवमेंट की बात करें तो सर्वाइकल स्पाइन में जो हमारा मूवमेंट है
दैट इज समवेयर अराउंड, सबसे ज्यादा हमको यहाँ पे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हमको देखने को मिल रहा है। ये हमारा C1 C0 C1 पे हमारा सबसे ज्यादा फ्लेक्शन है, उसके बाद फ्लेक्शन कम होता जा रहा है, थोरेसिक स्पाइन पे फ्लेक्शन और कम हो रहा है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन दोनों ही। देन इसके बाद लोअर थोरेसिक स्पाइन पे थोड़ा इंक्रीज हुआ एंड लंबर स्पाइन पे आते आते हमारा फ्लेक्शन और एक्सटेंशन बढ़ता जा रहा है। सेम चीज यदि हम साइड बेंडिंग की बात करें या साइड फ्लेक्शन की बात करें तो सर्वाइकल स्पाइन में, अपर सर्वाइकल स्पाइन में कम है, मिडिल सर्वाइकल स्पाइन में बढ़ रहा है, लोअर सर्वाइकल स्पाइन पे कम हो रहा है, थोरेसिक स्पाइन पे मेंटेन है वैसे ही, एंड अगेन नीचे जाते जाते ये कम होता जा रहा है। यदि हम रोटेशन की बात करते हैं तो रोटेशनल कंपोनेंट जो है वो सर्वाइकल स्पाइन में ज्यादा है और ग्रेजुअली नीचे आते आते ये टेपर डाउन होते होते यहाँ पे एकदम मिनिमम हो जा रहा है। ठीक है, ये क्यों हो रहा है इसको समझने के लिए हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारी जो ओरिएंटेशन है फेसेट जॉइंट का वो सर्वाइकल स्पाइन पे 45 डिग्रीज का है, जबकि थोरेसिक स्पाइन पे 60 डिग्रीज का है, और ये लंबर स्पाइन आते आते 90 डिग्री का ओरिएंटेशन डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो फेसेट है ये लंबर स्पाइन का जो फेसेट है इसका सुपीरियर पार्ट जो है ये फेस करता है आपका फेसेट जॉइंट पे हम अभी आगे आते हैं। यहाँ पे मैं आपको काइनेटिक्स ऑफ लंबर स्पाइन पहले क्लियर कर देता हूँ कि क्यों मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। इसमें सबसे पहले यदि हम देखें कि हमारा जो लंबर स्पाइन का फ्लेक्शन है वो 40 to 50 डिग्रीज है, एक्सटेंशन 15 to 20 डिग्रीज है, साइड बेंडिंग 5 to 10 डिग्रीज है, जबकि रोटेशन जो है लंबर स्पाइन पे ये 15 to 20 डिग्री है। और यहाँ पे जो सरफेस मोशंस होते हैं, सरफेस मोशंस की यदि हम बात करें तो दिस इज ग्लाइडिंग, टिल्टिंग, डिस्ट्रैक्शन एंड कंप्रेशन। ठीक है, ये क्यों हो रहा है ये इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि जो हमारा फेसेट जॉइंट है इसका ओरिएंटेशन यदि हम देखें तो फेसेट जॉइंट का ओरिएंटेशन जो सुपीरियर फेसेट जॉइंट होता है वो हमेशा आप अपने हाथ को भी इस तरीके से प्लेस करके रखते हैं। तो इस तरीके से प्लेस करने पे क्या हो रहा है कि हमारा जो सुपीरियर फेसेट है दैट इज फेसिंग बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारा जो फेसेट जॉइंट है वो हो गया सुपीरियर वन, द इंफीरियर वन इट इज अपोजिट लाइक दिस। आप यदि अपने हाथ को इस तरीके से प्लेस करते हैं तो ये प्लेसमेंट जो है ये आपके सुपीरियर फेसेट जॉइंट का प्लेसमेंट है, जबकि जो हमारा इंफीरियर फेसेट जॉइंट है उसको अपने हाथ को आप उल्टा कर लें इस तरीके से तो ये हमारे इंफीरियर फेसेट जॉइंट का प्लेसमेंट होता है। तो लाइकवाइज ये ऐसे आकर के एक दूसरे के ऊपर टिक जाते हैं। अभी जब हम मूवमेंट परफॉर्म करते हैं तो ये ग्लाइड करते हैं एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली, साथ ही साथ में ये डाउनवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, जब हम रोटेशनल मूवमेंट करते हैं या साइड बेंडिंग करते हैं, चूंकि सर्वाइकल स्पाइन में ये जो ओरिएंटेशन था ये 45 डिग्री पे था, थोरेसिक स्पाइन पे 60 पे हुआ, जबकि लंबर स्पाइन पे ये ब्लॉक हो गया एक तरह से, इसीलिए यहाँ पे साइड बेंडिंग मूवमेंट जो है वो कम हो रहा है या रोटेशनल मूवमेंट जो है वो भी कम हो रहा है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ हमारा जो ग्लाइडिंग मूवमेंट होना चाहिए वहां पे हमारी पूरी की पूरी वर्टिब्रा मूव कर जाती है, इसलिए रोटेशनल कंपोनेंट जो है वो कम हो जाते हैं क्योंकि लॉक पोजीशन में आ जाता है। तो इसके बाद हम आते हैं आर्थ्रोकाइनेमेटिक मूवमेंट्स ऑफ लंबर स्पाइन। यदि हम आर्थ्रोकाइनेमेटिक मूवमेंट्स ऑफ लंबर स्पाइन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, दिस इज सॉरी कंप्रेशन, यहाँ पे आपका वर्टिकल लोड पड़ रहा है, यहाँ पे आपका फ्लेक्शन है, यहाँ पे एक्सटेंशन है, ये आपका साइड बेंडिंग है एंड द ट्विस्टिंग मूवमेंट्स है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फेसेट जॉइंट पे मूवमेंट कैसे हो रहे हैं। यदि हम फ्लेक्शन की बात करें, यदि हम फ्लेक्शन से स्टार्ट करते हैं जो कि हम, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो सुपीरियर फेसेट है ये अपवर्ड एंड फॉरवर्ड मूव कर रहा है, दैट मींस इट इज गोइंग अपवर्ड एंड फॉरवर्ड। यदि हम इसी तरीके से एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो सुपीरियर फेसेट जॉइंट है ये डाउनवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट कर रहा है, दैट मींस डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। सेम साइड बेंडिंग में यहाँ पे डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट कर रहा है, एंड रोटेशनल कंपोनेंट की यदि हम बात करें तो वहां पे भी ये डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड मूव कर रहा है। इसको हम एक तरीके से और देख सकते हैं, यहाँ पे ये रहा हमारा सुपीरियर फेसेट जॉइंट, ये हो गया हमारा इंफीरियर फेसेट जॉइंट, दिस इज सुपीरियर, दिस इज इंफीरियर। तो अभी जब हम फ्लेक्शन करेंगे तो क्या होगा, ये पार्ट जो है ये अपवर्ड जा रहा है और साथ ही साथ में एंटीरियरली मूव कर रहा है।
यदि हम एक्सटेंशन की बात करते हैं तो दिस इज गोइंग बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड। अभी क्लियर हो गया होगा आई थिंक आप लोगों को कि फैसेट जॉइंट किस तरीके से मूव कर रहा है। तो ये फैसेट जॉइंट का मूवमेंट समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम आगे जो डिस्फंक्शन समझने वाले हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो डिस्फंक्शन है जिसको हम पोजिशनल फॉल्ट के नाम से भी जानते हैं, कई बार ऑस्टियोपैथी या कैरोप्रैक्टर प्रैक्टिशनर्स जो हैं उनकी टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट हो सकती हैं, बट हमारी टर्मिनोलॉजीज में हम इसको पोजिशनल फॉल्ट के नाम से ही जानते हैं। पोजिशनल फॉल्ट बेसिकली जो हमारा मलिगन टेक्निक है वहां से डेवलप हुआ था, उन्होंने स्टार्ट किया था इस कॉन्सेप्ट को, और उसी के बेसिस पे एमईटी और जो हमारे मलिगन मोबिलाइजेशन टेक्निक है वहां से लिया गया था ये। तो यदि हम बात करते हैं हमारे फेसेट जॉइंट की, तो फेसेट जॉइंट में मेनली दो डिस्फंक्शंस हमको देखने को मिलते हैं। वन इज ओपनिंग डिस्फंक्शन, द सेकंड वन इज क्लोजिंग डिस्फंक्शन। ओपनिंग डिस्फंक्शन की भी हम बात करें तो ओपनिंग डिस्फंक्शन जो है वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जॉइंट जो है वो स्टक है ओपन पोजीशन में, दैट मींस इट इज नॉट क्लोजिंग, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट ओपनिंग डिस्फंक्शन। ठीक है। दूसरा यदि हम बात करें कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, पेशेंट हमारा जो है वो क्या प्रॉब्लम लेके आएगा, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो पेशेंट को पेन होगा साइड बेंड करने में, फ्लेक्शन करने में, एंड साथ ही साथ में उसी साइड में रोटेशन करने में। दैट मींस कि यदि पेशेंट को लेफ्ट साइड, यहाँ पे एज यू कैन सी हियर, पेशेंट को लेफ्ट साइड की यदि हम बात करें, सॉरी राइट साइड की यदि हम बात करते हैं, दिस इज राइट साइड, तो राइट साइड की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओपनिंग डिस्फंक्शन में यहाँ पे ओपन पोजीशन में स्टक हो गया है। ओपन पोजीशन में स्टक होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो स्टक हुआ है वो आपके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, फर्दर मूवमेंट नहीं अलाउ कर रहा है। आप यदि इसको इस तरीके से समझे कि हमारा जो वर्टिब्रल बॉडी है ये एक के ऊपर एक है, यदि हम इसको मूवमेंट करते हैं तो क्या हो रहा है, ये ग्लाइड कर रहा है, साथ ही साथ में जो हमारा फेसेट है वो मूव कर रहे हैं। बट यदि हमारा पेशेंट फॉरवर्ड फ्लेक्शन करने की कोशिश कर रहा है और एक तरफ का हमारा जो फेसेट जॉइंट है वो लॉक हो गया, फेसेट जॉइंट एक तरफ का लॉक हो गया, तो क्या होगा, जब हम मूवमेंट करेंगे तो जिस तरफ लॉक है उस तरफ मूवमेंट नहीं होगा, वो रोटेट कर जाएगा। दूसरी तरफ मूवमेंट हो रहा है, एक तरफ के फेसेट पे लॉकिंग हो गया है। दैट इज व्हाट हैपनिंग हियर, जिसको हम ओपनिंग डिस्फंक्शन एंड क्लोजिंग डिस्फंक्शन के नाम से हम देख रहे हैं। तो ओपनिंग डिस्फंक्शन में यदि सपोज राइट साइड में पेशेंट को प्रॉब्लम हो रहा है, पेन हो रहा है फ्लेक्शन करने पे या रोटेशन करने पे या साइड फ्लेक्शन करने पे, तो इस कंडीशन को हम जानते हैं ओपनिंग डिस्फंक्शन के नाम से। इसके बाद आता है हमारा क्लोजिंग डिस्फंक्शन। क्लोजिंग डिस्फंक्शन की भी हम बात करें तो क्लोजिंग डिस्फंक्शन में पेशेंट को जो पेन होगा वो एक्सटेंशन मूवमेंट में होगा, रोटेशन में होगा एंड साइड फ्लेक्शन में होगा। एज यू कैन सी हियर, ये पेशेंट मैंने एक ट्वीट किया था, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें कुछ क्रीजेस दिखाई दे रहे हैं जो अनइवन दिखाई दे रहे हैं, जो स्किन फोल्ड है वो अनइवन है। पेशेंट को जब मैंने फ्लेक्स करने के लिए बोला तो पेशेंट की जो स्पाइन है वो रोटेट हो गई एक तरफ। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो क्रीजेस हैं ये मार्क क्रीजेस दिखाई दे रहे हैं हमको। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ क्लोजिंग डिस्फंक्शन। अभी ये क्या है क्लोजिंग डिस्फंक्शन, और एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे एज यू कैन सी हियर दिस फीमेल शी इज हैविंग टू कर्व्स और टू मार्क कर्व्स हियर, इंस्टेड यहाँ पे एक ही कर्व हमें दिखाई दे रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा ये, क्योंकि हमारा पेशेंट जो है उसका फेसेट जॉइंट लॉक हो गया है एक तरफ का। जब वो एक्सटेंशन या न्यूट्रल पोजीशन में भी आने की कोशिश कर रहा है तो हमारा वर्टिब्रल बॉडी रोटेट कर जा रहा है। इसी वजह से यहाँ पे हमको ये इस तरह के चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। एज यू कैन सी हियर अगेन, यहाँ पे जो क्रीज है एक साइड का क्रीज बहुत ही प्रोमिनेंट है, जबकि दूसरे साइड का क्रीज जो है ये उतना प्रोमिनेंट नहीं है। अगेन यू कैन सी हियर, यहाँ पे भी क्रीज जो है वो एक तरफ डबल क्रीज हमें दिखाई दे रहा है, एक तरफ हमें सिंगल क्रीज दिखाई दे रहा है। ये सारा इंडिकेट कर रहे हैं कि हमारा जो फेसेट जॉइंट है वहां पे प्रॉब्लम है, देयर इज फेसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी। इसको और फर्दर डिटेल में हम समझेंगे जब हम इसके सेशन पे आएंगे, हमारा जब सेशन रहेगा ट्रीटमेंट पार्ट का उस समय पे। ये दिस वाज ऑल अबाउट फेसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी। नेक्स्ट इज एसआई जॉइंट डिस्फंक्शन। अगेन एसआई जॉइंट के बारे में मैंने आप लोगों को जैसे पहले बताया कि एसआई जॉइंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो लो बैक पेन में इन्वॉल्व होता है, और कैसे इसका इन्वॉल्वमेंट है क्या है वो हम आगे देखते हैं इसमें। तो एसआई जॉइंट की भी हम बात करें तो एसआई जॉइंट में
ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे, हम एनाटॉमी और बायोमैकेनिक्स को समझ सकें, यहाँ पे डिस्फंक्शंस को आइडेंटिफाई कर सकें, जो कॉजेज हैं डिस्फंक्शन के उनको हम समझ सकें, एंड व्हाट आर द क्लिनिकल फाइंडिंग्स। तो सबसे पहले एसआई जॉइंट के बारे में आपको बता दूं। एसआई जॉइंट जो है वो दो बोन से मिलकर बना हुआ है, वन इज सैक्रम, द अदर वन इज इलियम। तो यहाँ पे एक पार्ट जो है वो फिक्स्ड है, जो कि हमारी लंबर स्पाइन के साथ में आकर के एक्सटेंशन के रूप में आ रहा है, दैट इज सैक्रम। उसके दोनों साइड पे इलियम है जो जॉइंट बना रहा है, सैक्रो इलियक जॉइंट। यहाँ पे बेसिकली डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट किसी भी मसल्स का नहीं है, इसीलिए यहाँ पे फिजियोलॉजिकल मूवमेंट ना होकर के यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहे हैं वो इन बिटवीन द जॉइंट सरफेस हो रहे हैं, बट दैट इज नॉट एक्टिव मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दो मेन मसल्स हैं जो इस जॉइंट के ये यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है इसके एक्शन को कंट्रोल करने के लिए। अभी ये मसल्स को हम आगे देखेंगे, हम स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं एसआई जॉइंट पे। एसआई जॉइंट के यदि हम लिगामेंट्स की बात करें तो एंटीरियर एसआई लिगामेंट है, शॉर्ट एंड लॉन्ग पोस्टीरियर एसआई लिगामेंट है, इंट्रोशियस लिगामेंट्स हैं, सार्कोट्यूबुलर लिगामेंट्स हैं, एंड सार्कोस्पाइनस लिगामेंट्स हैं। दीज आर द लिगामेंट्स जो हमको ध्यान में रखना है व्हेन वी आर असेसिंग एसआई जॉइंट। स्किप दिस, आगे बढ़ते हैं। एसआई जॉइंट के कुछ स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो ये प्लेन साइनोवियल जॉइंट होता है, साथ ही साथ में यहाँ पे एसआई जॉइंट के जो बीच का डिस्टेंस है दैट इज वेरी मिनिमल, 1 to 2 mm वाइड होता है सिर्फ। दैट मीन ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एसआई जॉइंट का जो आर्टिकुलेशन है वो ओवरलैप करता है। हमारा सैक्रम है, सैक्रम के साइड्स में यहाँ पे जब आपका इलियम आता है तो वो ओवरलैप करता है जॉइंट को, दैट्स व्हाई वी डोंट गेट अ क्लियर पिक्चर ऑफ जॉइंट स्पेस। इसके बाद यदि हम बात करें कि यहाँ पे आपका वर्टिकल फोर्सेस जो है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, तो यहाँ पे जब हम लोडिंग डालते हैं, जब हम स्पाइन हमारा बॉडी वेट पड़ता है, तो ये बॉडी वेट पड़ने की वजह से ये क्या होता है, ये पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है इलियम के थ्रू। और ये जब इलियम के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वो कैसे वेट को ट्रांसमिट करता है वो हम आगे अभी एक वीडियो में देखने वाले हैं। राइट, एज यू कैन सी हियर, ये हमारा जॉइंट जो है यहाँ पे सैक्रम और इलियम बोन से मिलकर के बना हुआ है। इसका जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है, दिस वाज आर्टिकुलेटिंग सरफेस फॉर सैक्रम, और इलियम का आर्टिकुलेटिंग सरफेस ये है। और ये जब जॉइंट क्लोज आ जाता है तो ये मूवमेंट्स जो है यहाँ पे एज यू कैन सी हियर, एक मिनट मैं इस मूवमेंट को फिर से आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। राइट, यहाँ पे हमारा सैक्रम अपवर्ड जा रहा है, इस मूवमेंट को हम काउंटर न्यूटेशन बोलते हैं, और जब ये डाउनवर्ड आ रहा है तो इसको हम न्यूटेशन बोलते हैं। इसके अलावा हमारे इलियम में जो मूवमेंट्स होते हैं वो मूवमेंट्स जो है वो आपका एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिल्ट के फॉर्म में देख सकते हैं, जहां पे दोनों के दोनों बोन जो है वो एक साथ मूव कर रहे हैं या फिर सिंगल मूव कर रहे हैं। अभी जब वेट पड़ता है तो एसआई जॉइंट के ऊपर क्या चेंजेस आते हैं, जैसे ये वेट पड़ता है तो हमारा इलियम जो है ये इनवर्ड मूव करता है, एंड साथ ही साथ में लोअर पार्ट जो है ये आउटवर्ड मूव करता है। दिस इज द मूवमेंट जब हमारा लोड रिस्पॉन्स आता है सैक्रोइलियक जॉइंट के ऊपर। एज यू कैन सी हियर अगेन, यहाँ पे ये अंदर की तरफ आ रहा है और नीचे वाला पोर्शन जो है वो बाहर की तरफ जा रहा है। अगेन इसमें जो डिस्फंक्शंस हमको देखने को मिल सकते हैं या मूवमेंट जो है उनके पहले बारे में हम पहले बात कर लें। यहाँ पे हमारा सैक्रम यदि फिक्स है तो इलियम का मूवमेंट कहाँ हो सकता है, इट कुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ आपका एंटीरियर मूवमेंट हो सकता है या फिर पोस्टीरियर मूवमेंट हो सकता है, जिसको हम एंटीरियर टिल्ट या पोस्टीरियर टिल्ट के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे जो हमारा इलियम है ये अपवर्ड डाउनवर्ड करता है, इनफैक्ट जब वेट लेते हैं उस फेज में हमारा पीछे की तरफ डाउनवर्ड मूव करता है। तो कौन कौन से मूवमेंट हो गए, एक तो हमारा जो सैक्रम है उसमें काउंटर न्यूटेशन एंड काउंटर न्यूटेशन हमको देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद हमारा जो इलियम है वो आउटवर्ड एंड इनवर्ड मूव कर रहा है, दिस इज आउट फ्लेयरिंग एंड इन फ्लेयरिंग। इसी के साथ में जब लोड रिस्पॉन्स पड़ता है तो हमारा सैक्रम के साथ में जो इलियम है वो हो रहा है। इस रिस्पॉन्स में यदि हम लोअर पार्ट ऑफ पेल्विस की बात करें तो वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आई थिंक आप लोगों को। आगे बढ़ता हूँ मैं।
जो कॉमन कंडीशंस हैं वो उसकी यदि हम बात करें तो कौन कौन सी कॉमन कंडीशंस हमको देखने को, डिस्फंक्शंस देखने को मिलते हैं एसआई जॉइंट में। वन इज अप स्लिप। अप स्लिप जो है वो क्या हो रहा है, वहाँ पे हमारा जो इलियम है ये अपवर्ड जाकर के स्टक हो जा रहा है। इलियम जब ऊपर की तरफ जाकर के स्टक हो जा रहा है, वापस नहीं आ पा रहा है, जिसको हम अप स्लिप बोलते हैं। अप स्लिप क्यों होता है, यहाँ पे आपको फॉलिंग ओवर द बटक एक रीजन हो सकता है, प्लेइंग ऑन अनइवन सरफेस एक रीजन हो सकता है, वॉकिंग ऑन हाफ फुटपाथ। कई बार हम वॉक कर रहे हैं तो उस समय पे हमारा एक पैर जो फुटपाथ के ऊपर है, दूसरा पैर नीचे की तरफ रखा हुआ है, इस पोजीशन में हम कंटिन्यूअसली वॉक कर रहे हैं, तो दैट विल लीड टू अप स्लिप। इसके अलावा लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी, जैसा मैंने शुरू में बताया था, तो ये एक फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से हमको अप स्लिप देखने को मिले। या फिर रिपीटेड जंपिंग ऑन द सेम लिम्ब, सिंगल लिम्ब पे यदि हम कंटिन्यूअसली बार बार जंप कर रहे हैं तो हमको अप स्लिप देखने को मिल सकता है, और इवन स्कोलियोसिस में कॉज अप स्लिप। इसके अलावा यदि हम बात करें एंटीरियर रोटेशन ऑफ इनोमिनेट या इलियम की यदि हम बात कर रहे हैं, तो एंटीरियरली रोटेट होकर के वो यदि वहां पे जाके स्टक हो जा रहा है तो भी हमें एसआई जॉइंट डिसफंक्शन हम इसको बोलते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, अप स्लिप ऑफ द सेम साइड, जो जिस साइड आपका रोटेशनल कंपोनेंट ऐड हो रहा है उसी साइड में ये अप स्लिप में जाके, क्योंकि जब ये मूव करेगा तो आपका इलियम विल मूव अपवर्ड एंड एंटीरियरली, एंटीरियर टिल्ट के लिए, तो ये अपवर्ड जाकर के फिक्स हो गया और साथ ही साथ में ये एंटीरियरली रोटेटेड भी है, तो इसको हम बोलते हैं एंटीरियर रोटेशन ऑफ इनोमिनेट। ये कब देखने को मिलता है, ये हमको अक्सर ऐसे स्पोर्ट्स में देखने को मिलता है जहां पे आपका ट्विस्टिंग मूवमेंट हो रहा है ऑन अ सिंगल लिम्ब। कई बार जैसे गोल्फ प्लेयर होते हैं वो एक ही पे हिट कर रहे हैं, या इवन क्रिकेटर्स हैं, या आपका जो हॉकी प्लेयर्स हैं वो सिंगल लिम्ब पे बॉडी को रोटेट कर रहे हैं हिट करने के लिए, उस समय पे ये प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है। देन इसी तरीके से एंटीरियर रोटेशन ऑफ सैक्रम जो हमने बताया था, वहां यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेसिव इन फ्लेयरिंग जनरेट यदि होती है तो हमारा सैक्रम जो है ये एंटीरियरली जाकर के स्टक हो सकता है। दिस इज एंटीरियर रोटेशन ऑफ सैक्रम। फर्स्ट वन वाज एंटीरियर रोटेशन ऑफ इनोमिनेट, देन एंटीरियर रोटेशन ऑफ सैक्रम। इसके बाद यदि हम डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करते हैं तो इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। यहाँ पे जिलेट टेस्ट, मार्क टेस्ट या काइनेटिक टेस्ट के नाम से जानते हैं। कुछ लोग इसको बेंड ओवर टेस्ट बोलते हैं या फिर इसको फ्लेक्शन टेस्ट भी बोला जाता है। इसमें हम पेशेंट को सिटिंग या स्टैंडिंग पोजीशन पे ले सकते हैं। एज यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम, हम अपने दोनों थंब को प्लेस करते हैं पीएसआईएस पे। पीएसआईएस पे थंब को प्लेस करने के बाद वी आस्क पेशेंट कि हम यहाँ पे आपके पेशेंट को एक लिम्ब को ऊपर उठाने के लिए बोल रहे हैं, एक लिम्ब को फ्लेक्स करने के लिए बोल रहे हैं। यदि हमको लिम्ब फ्लेक्स करने पे हमारा जो थंब है उसका मूवमेंट यदि नहीं हो रहा है, डाउनवर्ड नहीं आ रहा है, तो ये एबनॉर्मल टेस्ट होता है। डाउनवर्ड आया दैट मींस इट इज नॉर्मल, तब यहाँ पे स्टक नहीं हुआ। यदि ये अपवर्ड जा रहा है तो दिस इज कंसीडर्ड एबनॉर्मल जिलेट टेस्ट। लेकिन यदि हम बेंड ओवर टेस्ट की बात करें या फॉरवर्ड बेंडिंग टेस्ट की बात करें तो वहां पे क्या होता है, जब हम पेशेंट को फॉरवर्ड बेंड करने के लिए बोलते हैं तो उस समय पे हमारा थंब, यदि दोनों थंब एक साथ मूव कर रहे हैं तो दैट इज कंसीडर्ड नॉर्मल। यदि एक थंब हमारा एक जगह पर रुका हुआ है और दूसरा थंब ज्यादा मूव कर रहा है तो उसको हम कंसीडर करते हैं एबनॉर्मल। तो ये आपका टेस्टिंग हो गया एसआई जॉइंट डिस्फंक्शन के लिए। और इवन इसके अलावा यदि हमारा अपस्लिप है तो हमको यहाँ पे लिम्ब लेंथ की यदि हम बात करें तो सपोज द पर्सन इज नॉर्मल, जिसका लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी नहीं है। यूजुअली इंडिविजुअल पर्सन्स में लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी हमको देखने को नहीं मिलती है, लेकिन स्लाइट चेंजेस हमको देखने को मिल सकते हैं जो कि आपके 0.5 से लेकर के 1 सेंटीमीटर तक हो सकते हैं, लेकिन इसको हम कंसीडर नहीं करते एलएलडी में। यदि पेशेंट को हमारे अपस्लिप का प्रॉब्लम हुआ है, अपस्लिप का प्रॉब्लम होने पे जब हम उस लिम्ब को देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट देयर इज अ मार्क डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ बोथ द लिम्ब्स। तो वो कैसे करेंगे, वो प्रैक्टिकली जब हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे उस समय पे हम देख पाएंगे इसको। There is one more pelvic mobility and stability test। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो आप सभी लोग जो है ब्रीजिंग एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से जानते होंगे। ब्रीजिंग एक्सरसाइज जब हम परफॉर्म करते हैं तो यदि हम सिंगल लिम्ब ब्रीजिंग एक्सरसाइज परफॉर्म करने के लिए पेशेंट को बोलते हैं तो वहां पे यदि हमारा जो लोअर बैक है उसका जो आर्च है वो कैसा है, ये हमें बताता है
स्टेबिलिटी या मोबिलिटी के बारे में लंबर स्पाइन की। तो यदि हम देखें कि यहाँ पे हमारा जो कर्वेचर है ड्यूरिंग मैनेवर, यदि ये स्ट्रेट है या हाइपर एक्सटेंडेड है या फिर फ्लेक्स्ड है, तो दिस इज बिकॉज ऑफ जो हमारी कोर मसल्स की स्टेबिलिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है, या फिर हमारे इनोमिनेट्स जो है वो कहीं पे स्टक हो गए हैं उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकली फिर आगे अभी देखने वाले हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज मस्कुलर कंट्रीब्यूशन इन लो बैक पेन। यदि लो बैक पेन में आप मसल्स के बारे में बात ना करें तो ये जस्टिफाई नहीं होगा। तो कौन कौन सी ऐसी मसल्स हैं जो कि रोल प्ले करती हैं लो बैक पेन में, यदि हम उसकी बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका पहला जो मसल्स है दैट इज क्वाड्रेटस लंबोरम, सेकेंड वन इज मल्टीफिडस, थर्ड वन इज इरेक्टर स्पाइनी, फोर्थ वन इज इलियोपसास एंड द फिफ्थ वन इज हैमस्ट्रिंग। ये 5 मसल्स जो हैं ये बहुत ज्यादा रोल प्ले करती हैं लो बैक पेन में। इनको हम कैसे समझ सकते हैं इसके बारे में यदि हम बात करें तो क्वाड्रेटस लंबोरम मसल्स, एज यू कैन सी हियर कि क्वाड्रेटस लंबोरम मसल जो है ये ओरिजिनेट हो रही है आपके इलियक क्रेस्ट से, और साथ में आपका जो इलियोलंबर लिगामेंट है वहां से ओरिजिनेट होती है। इसका एक पार्ट जो है वो जा करके आपका 12th रिब पे नीचे अटैच हो जाता है और बाकी पार्ट जो है वो आपके ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द लंबर स्पाइन पे अटैच होते हैं। तो ये मसल्स क्या करती है, ये हमारे साइड बेंडिंग मूवमेंट्स जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, हिप हाइकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। देन इसके बाद आता है मल्टीफिडस, दो इट इज अ वेरी स्मॉल मसल्स, लेकिन जहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं मल्टीफिडस मसल्स की, वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जुड़ जाती है। ये मसल्स अटैच होती है हमारे जो फेसेट जॉइंट है उसके कैप्सूल से, और यदि इस मसल्स की वजह से कोई भी टेंशन जनरेट हो रही है इस मसल्स में या इसका फंक्शन प्रॉपरली नहीं है, तो ये क्या करती है, एब्डोमिनल मसल के साथ में ये सिनर्जिस्ट का काम कर रही है, और साथ ही साथ में ये क्या करती है, जब हम मूवमेंट करते हैं तो जॉइंट कैप्सूल को एंट्रैप होने से बचाती है। जो हमारा आर्टिकुलेटिंग सरफेस है उसके बीच में ये एंट्रैप ना हो जाए, उससे बचाने के लिए ये पुल करके कैप्सूल को बाहर की तरफ रखती है। तो एंट्रैपमेंट ऑफ जॉइंट कैप्सूल जो है उससे बचने के लिए मल्टीफिडस मसल जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाई इस मसल्स का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। देन इरेक्टर स्पाइनी की यदि हम बात करें तो ये पूरे की पूरे स्पाइन को कंट्रोल करती है। इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो आपके अपर थोरैसिक बैक से लेकर के लोअर लंबर स्पाइन तक का, सैक्रम तक का जो एरिया है पूरे को कवर कर रहा है, और आपके स्पाइन की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। देन नेक्स्ट कम्स द इलियोपसास। ये और मल्टीफिडस एंड क्वाड्रेटस लंबोरम, ये 3 मसल्स ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा कंसीडर करना चाहिए जिनके बारे में हमको। अब यदि हम बात करें इलियोपसास मसल्स की, तो इलियोपसास के 2 पार्ट होते हैं, वन इज psoas एंड द अदर वन इज इलियाकस। कई बार psoas मसल्स में हमको देखने को मिलता है एक एब्सोल्यूट मसल होती है दैट इज psoas माइनर एंड psoas मेजर। तो इसके 2 पार्ट होते हैं जो कि आपके लंबर स्पाइन से ओरिजिनेट हो रहे हैं, लंबर स्पाइन के एंटीरियर एस्पेक्ट से ओरिजिनेट होकर के ये नीचे की तरफ आ रहे हैं, जबकि इलियाकस जो है वो हमारा इलियक क्रेस्ट के एंटीरियर एस्पेक्ट से ओरिजिनेट होकर के नीचे की तरफ आ रही है, और साथ में कॉमन टेंडन से होते हुए जाकर के ये हमारे फीमर पे जाकर के लेसर ट्रोकेंटर पे जाके जुड़ जाती है। तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये हमारे कोर स्टेबिलिटी में बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा हमारे लंबर स्पाइन का जो कर्वेचर है उसके लिए बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल है ये मसल्स, क्योंकि जैसे ही ये मसल टाइट होगा तो व्हाट इट विल डू, ये लंबर स्पाइन से चूंकि अटैच्ड है तो ये लंबर स्पाइन को आगे की तरफ खींचेगा, और लंबर स्पाइन को आगे खींचने का मतलब लॉर्डोसिस को इंक्रीज कर देगा। लॉर्डोसिस इंक्रीज करेगा, मैकेनिकल प्रेशर जो है हमारे लंबर स्पाइन पे वो बढ़ जाएगा, एंड दैट विल क्रिएट लो बैक पेन। तो ये मसल्स जो हैं इनके बारे में हमने डिस्कस किया। नाउ विल मूव फॉरवर्ड लोअर क्रॉस सिंड्रोम। ये एक और ऐसी कंडीशन है जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि लोअर क्रॉस सिंड्रोम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका लो बैक पेन में। उसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि लोअर क्रॉस सिंड्रोम जो है किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है, क्या मस्कुलर इम्बैलेंस है। यहाँ पे बोनी एबनॉर्मलिटीज नहीं है ज्यादा। लोअर क्रॉस सिंड्रोम प्योरली मस्कुलर इम्बैलेंस की वजह से क्रिएट होता है, देयर इज नथिंग मच विद बोन। ठीक है, तो यहाँ पे लोअर क्रॉस सिंड्रोम की यदि हम बात करते हैं तो देखते हैं हम यहाँ पे लोअर क्रॉस सिंड्रोम को और किस किस नाम से जाना जाता है। दिस इज नोन आल्सो नोन एज लंबोपेल्विक हिप कॉम्प्लेक्स डिसफंक्शन, एंटीरियर क्रॉस सिंड्रोम, पेल्विक क्रॉस सिंड्रोम, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट कॉम्प्लेक्स सिंड्रोम। ये इसके कुछ और अदर सिनोनिम्स हैं, नेम्स हैं जिनको हम जान सकते हैं यहाँ पे।
अभी क्या है एग्जैक्टली हमारा लोअर क्रॉस सिंड्रोम? तो लोअर क्रॉस सिंड्रोम जो है ये बेसिक, दिस इज नॉट बोनी डिस्फंक्शन, जैसे मैंने बताया था आपको, ये प्योरली मस्कुलर डिस्फंक्शन या इम्बैलेंस कह सकते हैं हम यहाँ पे। अभी तक जितनी भी चीजें हमने डिस्कस की वो प्योरली, दोज आर प्योरली अबाउट द बोन एंड उसका जो बायोमैकेनिक्स है, उसमें जो अल्टरेशन है, बायोमैकेनिकल अल्टरेशन है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा था। लोअर क्रॉस सिंड्रोम बायोमैकेनिकल कंसिडरेशन यहाँ पे है डेफिनेटली, लेकिन बोनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। एंड इसके अलावा यदि हम बात करें तो यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मसल्स हैं जो टाइट हो रही हैं, या कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मसल्स हैं जो वीक हो रही हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जनरेट हो रहा है। एंड अपार्ट ऑफ दिस, ये सबसे बड़ा जो इसका आउटकम आ रहा है इस मस्कुलर इम्बैलेंस का, दैट इज बैड पोस्चर। हमारा पोस्चर जो है वो अल्टर हो जा रहा है। एंड प्रोलॉन्ग सिटिंग जो है ये एक फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से लोअर क्रॉस सिंड्रोम हमको देखने को मिल सकता है। कई बार हमें रनिंग या जंपिंग जैसी कंडीशन में भी, चूंकि वहाँ पे मसल्स, कुछ पर्टिकुलर मसल्स जो हैं वो ओवर ट्रेन हो जाती हैं, उसकी वजह से हमें ये देखने को मिल सकता है। लोअर क्रॉस सिंड्रोम में कौन कौन सी मसल्स टाइट होती हैं और कौन सी वीक होती है, उनको समझने के लिए हम इस तरीके से समझ सकते हैं। एक ग्रुप ऑफ मसल है जो टाइट हो रही है, जैसे कि हम यहाँ पे ये लाइन देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी क्वाड्रेटस लंबोरम और हमारा जो इरेक्टर स्पाइनी है, ये दो मसल्स जो हैं ये टाइटनेस में जा रही हैं। जबकि सेम तरीके से यदि हम देखें तो एंटीरियर हिप की जो मसल्स हैं, दैट इज हिप फ्लेक्सर मसल्स जो हैं ये भी टाइटनेस में जा रही हैं। जबकि हम यहाँ पे दूसरे ग्रुप ऑफ मसल्स को देखते हैं जो कि वीक हो रही हैं, जो वीक लाइन पे फॉलो करती हैं, उनमें हमारा ग्लूटियल मसल्स है, जो एक्सटेंसर मसल्स है हमारे हिप का, साथ ही साथ में हमारी एब्डोमिनल मसल्स हैं, ये यदि वीक हो रही हैं तो ये दोनों इस तरीके से कपल फोर्स जनरेट कर रही हैं, जिसको हम लोअर क्रॉस सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। अभी यदि हम इसके मैकेनिक्स की बात करें कि पैथोमैकेनिक्स यहाँ पे क्या है, तो शॉर्टनिंग ऑफ द हिप फ्लेक्सर एंड लोअर लंबर फ्लेक्सर मसल ग्रुप्स, ये हमको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ में एज अ रिजल्ट ऑफ मस्कुलर इम्बैलेंस और इनएक्टिविटी इन शॉर्टेंड पोजीशन, यदि इसी पोजीशन पे हम बैठे हुए हैं कंटिन्यूअसली, मसल जो है हमारी वो शॉर्टेंड पोजीशन पे है, तो उसकी वजह से एक ऑटोनोमिक रिफ्लेक्स इनहिबिशन जनरेट हो रहा है, जो हमारी एब्डोमिनल एंड ग्लूटियल मसल्स को, जो कि स्ट्रेच्ड मसल्स हैं, उनको वीक कर रहा है। ये दिस इज बिकॉज ऑफ ऑटोनोमिक रिफ्लेक्स इनहिबिशन, ठीक है। देन इसके बाद यदि हम बात करें, जो हमारे सिनर्जिस मसल्स हैं उनके एक्टिवेशन जो है वो इनिशिएट हो रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारी वीक ग्लूटियल मसल्स जो हैं, ये इसकी जो सिनर्जिस ग्लूटियल मसल्स, एज वी नो, हमारे हिप जॉइंट की स्टेबिलिटी के लिए और हिप जॉइंट के एक्सटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। यदि ये प्रॉपरली काम नहीं कर रही तो इसकी जो सिनर्जिस मसल्स हैं उन पे एक्स्ट्रा लोड आएगा। अब यहाँ पे रोल आ जाता है हैमस्ट्रिंग मसल्स का, एंड यदि हैमस्ट्रिंग मसल्स के ऊपर एक्सेस लोड पड़ रहा है तो देयर विल बी सम ट्रिगर पॉइंट्स, और ये ट्रिगर पॉइंट्स जनरेट होते ही ये मसल शॉर्टनिंग में जाने लगेगी, टाइटनेस में जाने लगेगी। हैमस्ट्रिंग मसल्स का अपर पार्ट जो है दैट विल गो फॉर टाइटनेस। एंड यहाँ पे साथ ही साथ में इसका टाइटनेस होने के साथ साथ में एब्डोमिनल मसल्स जो है उसमें हमको वीकनेस देखने को मिलेगी। देन और क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं? चेंजेस इन द लंबर स्पाइन विल कंट्रीब्यूट टू द चेंजेस इन थोरैसिक एंड सर्वाइकल स्पाइन। एज वी हैव ऑलरेडी सीन कि यहाँ पे हमारा जो डायग्राम था ये हम देख सकते हैं। यहाँ पे जब ये मसल्स टाइट होंगी तो यहाँ पे लॉर्डोसिस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। लॉर्डोसिस का इंक्रीज होने का मतलब ये है कि आपका कंपनसेटरी चेंजेस जो हैं वो जनरेट होंगे आपके थोरैसिक स्पाइन पे एंड सर्वाइकल स्पाइन पे। हमारे हेड को न्यूट्रल पोजीशन पे रखने के लिए नेक जो है वो प्रोट्रूड आउट हो जाएगी, आगे की तरफ प्रोट्रूड हो जाएगी, जबकि थोरैसिक स्पाइन जो है वो कर्व्ड हो जाएगा। तो ये सारे चेंजेस जो हैं ये इसके साथ में जुड़ते जाते हैं आगे की तरफ। देन यदि हम बात करें, ऑल these all changes in musculoskeletal system further leads to change in the normal kinetic chain movement of the muscles, जो हमारी नॉर्मल काइनेटिक चेन है। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो ऐड हो जाता है, जो कि हमारा काइनेटिक चेन सिस्टम है, उसको हमें समझना पड़ेगा कि वो किस तरीके से वर्क करता है, या कौन कौन सी मसल्स हैं जो उस काइनेटिक चेन सिस्टम में फॉल कर रही हैं। तो उसको देखने के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं बिफोर दिस, राइट, ये है। यहाँ पे हम यदि काइनेटिक चेन की बात करें तो काइनेटिक चेन जो है वो फेशिया के थ्रू कनेक्टेड है। सारी मसल्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है एक फेशिया के थ्रू, और वो आगे जो भी एक मसल वर्क कर रही है उसके सिनर्जिस मसल्स जो हैं वो उसको असिस्ट करने के लिए हेल्प करती हैं।
इसकी यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो हमको वेरियस चेन्स हमको देखने को मिलेंगी, उसमें आपका एक है लैटरल चेन। लैटरल चेन में कौन कौन सी मसल्स इंक्लूड होती हैं उनकी यदि हम बात करें तो पेरोनियल, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द टो आपका, फिर टिबियल आईटी बैंड है, इसके बाद टीएफएल है, देन इसके बाद एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑब्लिक मसल्स आती हैं, क्वाड्रेटस लंबोरम है, देन आपका स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड है, एंड आपका सब ऑक्सीपिटल मसल्स हैं। ये सारी मसल्स जो हैं ये मिला करके हमारी lateral chain develop करती हैं। As you can see here, it starts from here and it goes like this. There is another chain that is known as posterior chain. Posterior chain जो है वो हमारे posterior aspect को control करता है, सारे के सारे movements को, synergist muscles एक साथ काम कर रही हैं। यहाँ पे इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, इसमें आपका आता है thoracolumbar fascia, transverse abdominal muscle, आपके posterior fibers of internal oblique muscles, then pelvic floor muscles, lumbar portion of the longismus, iliocostalis and diaphragm. These are the muscles जो कि आपके इस चेन में इंक्लूड हो रही हैं। इसके बाद आता है पोस्टीरियर सजाइटल चेन, जो आपके सजाइटल फ्रंटल एरिया से होते हुए आपके पीछे पूरे बैक को कवर करते हुए जा रहा है। यहाँ पे आपकी जो डीप मसल्स हैं वो आ रही है इसमें। इसमें आपका ऑक्सीपिटल फ्रंटालिस है, इरेक्टर स्पाइनी है, थोरैकोलम्बर फेशिया है, मल्टीफिडस है, सार्कोट्यूबरल लिगामेंट्स हैं, देन बाइसेप्स फेमोरिस मसल्स है, और आपका ग्लूटियस मैक्सिमस एंड प्लांटर फेशिया मसल्स जो हैं, ये गैस्ट्रोनीमियस एंड प्लांटर फेशिया मसल्स जो हैं, ये सारी जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से सीक्वेंस में, चेन में। अच्छा, इनका इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्यों हम समझना चाह रहे हैं, ये मैं भी आप लोगों को एक बार चेन एक्सप्लेन कर दूं तो मैं बता देता हूँ। नाउ पोस्टीरियर ऑब्लिक चेन की भी हम बात करें तो ये एक और चेन है, ये पोस्टीरियर ऑब्लिक चेन है। नेम इटसेल्फ सेज पोस्टीरियर एंड ऑब्लिक। यहाँ पे आपका लैटिसिमस डोर्सी है, उसकी कॉन्ट्रालैटरल साइड की ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स है, thoracolumbar fascia है, आईटी बैंड कॉन्ट्रालैटरल साइड, tibialis anterior एंड पेरिनियल मसल्स जो है ये आपकी बनाती हैं पोस्टीरियर ऑब्लिक चेन को। देन सेम इसी तरीके से स्पाइरल ऑब्लिक चेन होता है, जो कि आपका पूरा का पूरा घूम करके बैक से होते हुए आपके नीचे की तरफ आता है। इसमें यदि हम बात करें तो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, इंटरनल ऑब्लिक कॉन्ट्रालैटरल साइड, abductor, IT band, tibialis anterior, peroneus longus, serratus anterior, एंड साथ ही साथ में आपका एफसी लैटरल rhomboideus मसल्स जो हैं ये आपकी स्पाइरल ऑब्लिक चेन बनाती हैं। देन देयर इज अनदर वन दैट इज एंटीरियर ऑब्लिक चेन। मैं बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाता हूँ क्योंकि बहुत हौच-पौच हो जाएगा। नेट पे अवेलेबल है ये सारी चीज़ें, आप लोग इसको पढ़ें, थ्योरीज जो हैं उनको पढ़ें, समझें, देन यू विल बी मोर एबल टू अंडरस्टैंड दीज ऑल चेन्स, एंड उसके बाद हम किस तरीके से इसको ट्रीट करते हैं वो हम समझेंगे। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं आपको एक जो अभी रिसेंट रिसर्च का टॉपिक है, डिबेट का टॉपिक है, उसमें यदि हम लेवेटर स्कैपुलरी मसल्स को ट्रीट करते हैं तो क्या उससे मैकेनिकल बैक पेन ठीक हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है, इफ देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ दीज काइंड ऑफ चेन्स। तो यदि इस तरीके से हम देखते हैं तो हम पूरे के पूरे बॉडी को इंटीग्रेट हमें करना पड़ेगा। वी नीड टू आइडेंटिफाई चेंजेस इन बायोमैकेनिक्स, जो कि आपकी पूरे स्पाइन में हो सकता है, एसआई जॉइंट में हो सकता है, पेल्विस में हो सकता है, हिप जॉइंट में हो सकता है, नी जॉइंट में हो सकता है, बिकॉज दीज ऑल आर इंटरकनेक्टेड। तो यदि इनके मूवमेंट में कोई चेंजेस आ रहे हैं, बायोमैकेनिकल कॉन्सेप्ट में कोई चेंजेस आ रहे हैं, तो वी नीड टू आइडेंटिफाई दैट, उसके अकॉर्डिंगली हम इसको ट्रीट करते हैं। अब हम आ जाते हैं इसके बाद, द नेक्स्ट वन इज PIVD। सभी लोग PIVD के पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। मैं कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहूँगा बस। इट इज़ अ वेरी कॉमन कंडीशन जो सभी लोग देखते ही हैं। तो PIVD जो है वो क्या है एग्जैक्टली और इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। एज वी ऑल नो, न्यूक्लियस पल्पोसस जो होता है हमारा, वो एक्सक्लूड आउट हो करके बाहर की तरफ निकल करके नर्व को कंप्रेस करता है, जिसकी वजह से हमको रेडिएटिंग पेन के सिम्टम्स आते हैं। तो ये एक कंडीशन जो है यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। इसके स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो जो सेंट्रल पार्ट होता है डिस्क का हमारा, दैट इज नोन एज न्यूक्लियस पल्पोसस, एंड द आउटर पार्ट इज नोन एज एनुलस फाइब्रोसिस। न्यूक्लियस पल्पोसस इट्स अ जेली काइंड स्ट्रक्चर जो कि वोलेटाइल होता है, प्रेशर पड़ने पे इधर उधर मूव करता है, जबकि एनुलस फाइब्रोसिस जो है ये एक थिक लेयर होती है। कुछ 12 to 15 लेयर्स जो है आपस में जुड़ करके ये एक बैंड बनाते हैं जो प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा है न्यूक्लियस पल्पोसस के लिए। और यही जो भी लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल होता है।
तो यदि हम बात करें न्यूक्लियस पल्पोसस और एनुलस फाइब्रोसिस की, तो पोस्टीरियरली एज वी कैन सी इन दिस डायग्राम, ये जो थिकनेस है यहाँ पे ये कम है एज कंपेयर टू एंटीरियर वन, लेकिन दोनों तरफ की लेयर्स जो है वो सेम होती हैं। लेयर्स सेम होने की वजह से यदि पोस्टीरियरली ये थिन है, दैट मींस कि पोस्टीरियरली ये डेंस फॉर्म में है। डेंस फॉर्म में होने की वजह से पोस्टीरियरली इसका डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड होता है एज कंपेयर टू एंटीरियर मूवमेंट। लेकिन इसके बाद भी जो स्लिप डिस्क या डिस्क प्रोलैप्स होता है वो पोस्टीरियर या पोस्टीरियर लैटरली होता है। तो वो क्यों होता है उसको हम आगे समझते हैं। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं। तो 4 स्टेज में हम बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं। वन इज डिस्क डीजनरेशन, या फिर प्रोलैप्स हो सकता है, एक्सट्रूजन हो सकता है, या फिर सेक्वेस्ट्रेशन हो सकता है। तो ये 4 चीजें हमको यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। अच्छा, अब डिस्क का एक फैक्टर और है, रिएक्शन ऑफ द बॉडी इन टर्म ऑफ यूजेस ऑफ डिस्क। यदि हम डिस्क के यूज की बात करें तो हमारा डिस्क नॉर्मली जो है दैट इज इनिशियली इन लिक्विड फॉर्म। जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता जाता है या हम उस पर जितना ज़्यादा लोड डालते जाते हैं, तो ये आपका सेमी सॉलिड फॉर्म में आने लगता है। सेमी सॉलिड फॉर्म में आने के साथ साथ जैसे ही हम आगे प्रोग्रेशन देखते हैं एज का, या फिर एक्सेसिव यूज का, या एक्सेसिव लोडिंग का, तो वहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो है ये सॉलिड होने लगता है। इसमें से वाटर कंटेंट जो है वो कम होने लगता है, और साथ ही साथ में प्रोटीन्स जो हैं वो कम होने लगते हैं। जो हमारे प्रोटीओग्लाइकेन्स होते हैं वो वहाँ से कम होने लगते हैं, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर सॉलिड होने लगता है। और सॉलिड होने का मतलब ये है, न्यूक्लियस पल्पोसस के सॉलिड होने का मतलब ये है कि अभी न्यूक्लियस पल्पोसस मूव नहीं कर रहा है। एंड इफ न्यूक्लियस पल्पोसस इज नॉट मूविंग, तो क्या ये जो हमने अभी देखा था यहाँ पे प्रोलैप्स, ये हो सकता है क्या, या ये एक्सट्रूजन हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि अब यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस पल्पोसस जो है वो वॉलेटाइल नहीं है, वो मूव नहीं कर रहा है, वो एक जगह पे स्टक हो गया है, वो थिक हो गया है, सॉलिड हो गया है। दैट्स वाई एक सर्टेन एज के बाद पीआईवीडी जैसी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आपको यदि ऐसा देखने को मिल रहा है कि डिस्क में डिजनरेशन दिखाई दे रहा है, या वहाँ पे आपका डिस्क पेशेंट जो है उसका एज ज़्यादा है, तो वहाँ पे पीआईवीडी डायग्नोसिस है, तो यू कैन पुट ऑलवेज अ क्वेश्चन मार्क देयर कि ये पीआईवीडी नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्क जो है उसमें न्यूक्लियस पल्पोसस जो है उसका कंटेंट सॉलिड हो चुका है, वो अब उतना वोलेटाइल नहीं है, उतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं है उसमें। देन यदि हम डिस्क की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हेल्दी डिस्क जो होता है वो, और जो आपका डिस्क डेसिकेशन जो होता है, जहाँ पे आपका डिस्क सॉलिड होने लगता है, उसमें क्या चेंजेस आते हैं। एज यू कैन सी हियर, दिस इज अ नॉर्मल वन, जहाँ पे ये पूरा ब्लैकिश दिखाई दे रहा है डिस्क हमको, लेकिन यहाँ पे ये शाइनी पार्ट जनरेट होने लगा। दिस शाइनी पार्ट इंडिकेट्स कि यहाँ पे अभी जो फ्लूइड कंटेंट है वो कम हो रहा है, और फ्लूइड कंटेंट कम होने की वजह से इसका मूवमेंट जो है वो कम होने लगा है। एज यू कैन सी हियर अगेन इन दिस डायग्राम, ये 99 से लेकर के 2001 तक का एक सिंगल पेशेंट का एमआरआई है। इसमें यदि हम देखते हैं तो यहाँ पे ये कंप्रेशन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस कर रहा है, साथ ही साथ में यहाँ पे स्पेस जो है वो कम है, बट दो यहाँ पे जो आपका डिस्क का कलर है वो डार्क है अभी। यहाँ पे आप देखेंगे तो डिस्क का कलर जो है वो अब थोड़ा सा शाइनी होने लगा है, व्हाइटिश होने लगा है, और ये फर्दर बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक मिरेकल हो रहा है साथ में, यहाँ पे आपका जो कंप्रेशन था वो कम होता जा रहा है, जस्ट बिकॉज क्योंकि अब हमारा डिस्क जो है उसमें न्यूक्लियस पल्पोसस जो है वो सॉलिड हो गया है, और जब वो प्रेशर पड़ता है तो वो बाहर की तरफ नहीं जा रहा, अब वो अपनी जगह पे ही बैठा हुआ है, तो कंप्रेशन ऑटोमेटिकली कम होने लगा है। तो लाइकवाइज जो चेंजेस आ रहे हैं इसको आइडेंटिफाई करना, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग यदि हम किसी नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल को एमआरआई करते हैं तो 100 में से 60% लोग जो कि जिनको एसिम्टोमेटिक थे, कोई बैक पेन नहीं था, कुछ नहीं था, उनका एमआरआई देखेंगे तो देयर विल बी सम मल्टीपल लेवल पे वहां पे आपको पीआईवीडी देखने को मिल सकता है। तो डोंट गेट कंफ्यूज विद एमआरआई। डेफिनेटली एमआरआई, एक्सरे, सीटी, दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, लेकिन उसके फाइंडिंग से कंफ्यूज मत होइए। हमेशा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए कि जो पेन पैटर्न है वो कैसा है, जो पेन आपको रेडिएट कर रहा है वो किस किस पार्ट में रेडिएट कर रहा है, जो बायोमैकेनिकल कंपोनेंट्स हैं वो कैसे हैं, या इसके अलावा कोई एडिशनल कंपोनेंट्स तो नहीं है। तो पीआईवीडी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि पीआईवीडी यदि हुआ है तो पेशेंट नीड टू
गो फॉर सर्जरी। कई बार मैंने सुना है पेशेंट्स को कि मुझे पिछले 10 दिन से, 15 दिन से, 3 हफ्ते से, 5 हफ्ते से प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन अभी तक पेन नहीं कम हुआ। तो हमारे डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि अभी आपको सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा। बट मेरा ये मानना है, अनटिल अनलेस हम 3 मंथ्स का कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, 2 मंथ्स का फिजियोथेरेपी हम प्रॉपर्ली नहीं लेते हैं, तो सर्जरी के लिए जाना बेकार है। या फिर यदि कोई रेड फ्लैग्स डेवलप हो रहे हैं, जैसे कि हमारा मोटर नर्व कंप्रेशन हो रहा है, हमारा मस्कुलर वीकनेस डेवलप हो रहा है, या फिर इंस्टेबिलिटी है, देन डेफिनेटली पेशेंट शुड गो फॉर सर्जरी इमीडिएटली। तो ये छोड़ करके बाकी चीजों के लिए हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे फोकस करना चाहिए हमें इंटरवर्टेब्रल टेस्ट में। This clinical sign symptom of PIVD, I always keep it blank, क्योंकि हर कंडीशन में, हर पेशेंट में डिफरेंट होता है, हर ऑथर इसको डिफरेंट इंटरप्रेट करता है। ये आपके क्लिनिकल रीजनिंग के ऊपर डिपेंड करता है।